आवाज सुनता हर किसी की ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले यादें उसकी फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस लाल किताब की अगली क्लास में। पिछली क्लास में हमने बात की कि लाल किताब का ओरिजिन क्या है, लाल किताब कहाँ से आई है, लाल किताब का रावण के साथ क्या संबंध है। आज हम लाल किताब को थोड़ा और जानते हैं और प्लैनेट्स की स्टोरी एंड थ्योरी के बारे में भी समझेंगे। तो दोनों चीज़ें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि लाल किताब हमें क्या चीज़ छुपा देती है हमसे कि हमें नहीं बताती, और लाल किताब हमें क्या बता सकती है, और लाल किताब के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, वो भी हमें समझना है। और प्लैनेट्स की स्टोरी समझना और थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे ग्रह ही नहीं समझ आए कि सूर्यदेव करते क्या हैं कुंडली में, मंगलदेव करते क्या हैं कुंडली में, तो क्या ही समझ आएगा। ज्योतिष पूरी भी पढ़ ली, एट लास्ट ज्योतिष गेम जो है वो प्लैनेट्स की है, ग्रहों की गेम है। तो अगर मुझे घर और ग्रह समझ नहीं है तो क्या ही ज्योतिष हम कर लेंगे। तो इसी बिहाफ पे हम आज चलते हैं कि लाल किताब को समझते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग इसी क्लास में, और प्लैनेट्स की स्टोरी एंड थ्योरी को भी समझते हैं इसी क्लास में। क्या हुआ था क्या ही होगा, शोक दिल में आ गया, इलम ज्योतिष हस्तरेखा हाल सब फरमा गया। ज्योतिष और पामिस्ट्री ये दोनों इकलौते वेज हैं हिंदू धर्म में और हमारे सनातन धर्म में कुंडली देखने के। ये दो ही माध्यम हैं और कोई माध्यम हमारे धर्म में नहीं। मतलब हम किसी व्यक्ति का फ्यूचर देख सकते हैं तो वो कुंडली के थ्रू या पामिस्ट्री के थ्रू देख सकते हैं। हमारे यहाँ न्यूमरोलॉजी नहीं होती, हमारे यहाँ टैरो कार्ड रीडिंग नहीं होती, और बाकी कोई अन्य ज्योतिष जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष है, हम उसे नहीं मानते। तो दो तरह से ही हम किसी का प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, पहली फ्रॉम कुंडली एंड सेकंड इज फ्रॉम पामिस्ट्री। दो हमारे पास वेज है। जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली हिस्से दो बतला गए। हमारे पास लाल किताब में तीन प्रकार की कुंडलियां बनती है। पहली लगन कुंडली होती है, दूसरी चंद्र कुंडली होती है, और तीसरी वर्षफल कुंडली होती है, जिसके अंदर हमारी महीना कुंडली, सप्ताह कुंडली, घंटा कुंडली, मिनट कुंडली, ये सारी कुंडलियां बनती है। जन्म राशि घर में पहले लगन में लिखवा गया। लगन कुंडली में पहली राशि मेष राशि लिखवा गए। अगर कोई व्यक्ति की धनु राशि है या धनु लगन है, धनु लगन उस व्यक्ति का है, उसमें मंगल देव लगन में ही विराजमान है। तो अगर हम जब लाल किताब देखेंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि धनु लगन की कुंडली, हम ये बोलेंगे कि मेष लगन की कुंडली है लेकिन लगन में मंगल है। जिस अनुसार लगन कुंडली में प्लैनेट्स बैठे हैं उसी अनुसार लाल किताब कुंडली में प्लैनेट्स बैठेंगे। बस राशियां जो है वो हम रिप्लेस कर देते हैं फ्रॉम एनी राशि की। आपका मेष राशि का लगन है, वृश्चिक का लगन है, धनु का लगन है, किसी का भी लगन हो, वी विल कंसिडर इट फ्रॉम ओनली एंड ओनली मेष राशि, पहले घर, पक्का घर। इसमें यहाँ ये थ्योरी चलती है अकॉर्डिंग टू लाल किताब। भेद बाकी इतना रखा, उम्र को छिपवा गया। किसी की डेथ का टाइम नहीं बताना चाहिए, और दूसरा किसी के पेट में लड़का है या लड़की है वो भी नहीं बताना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति वो बताता है तो अपनी उम्र का खतरा होता है। तो ये चीजें हमें नहीं बतानी चाहिए, किसी का मृत्यु का दिन, एंड किसी माँ की पेट में लड़का है या लड़की ये भी हमें नहीं बताना चाहिए। तो ये लाल किताब का जनरल पॉइंट था। ये हमने पिछली क्लास में भी कुछ बातें की थी, लेकिन इस क्लास में हम थोड़ी और बातें कर रहे हैं। अब हम एक और मेजर श्लोक के बारे में बात करते हैं लाल किताब के। लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत को जगा देती, फरमान पक्का देकर बात आखिरी, दो लफ्जों में जहमत हटा देती है। लाल किताब में इफ एंड बट्स नहीं होते, लाल किताब पक्के फरमान देती है। तो बहुत सारे लोग जो लाल किताब के पीछे पड़े हुए हैं, पड़े इसलिए हुए हैं कि लाल किताब में निशानियां दी गई है। लाल किताब में जो हाउसेस के बारे में लिख दिया है वो आपको 90 या 80% लोगों की कुंडली में एप्लीकेबल मिल जाएगा विदाउट एनी लॉज। आप कुछ नहीं जानते हो, आपको सिर्फ कुंडली देखनी है। अच्छा, आपका सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो आप फर्स्ट हाउस के प्रेडिक्शंस पढ़ रहे हैं, और वो व्यक्ति बोलेगा हाँ जी मेरे साथ ऐसा ही है। एंड 80% और 70% केसेस बिल्कुल एग्जैक्ट आपको जो आप पढ़ रहे हो वो मैच हो जाएगा।
तो ये लाल किताब की एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यही बात बहुत बुरी भी है, बिकॉज़ लोग लाल किताब को एक ट्रिक्ट बेस एस्ट्रोलॉजी बोलने लगे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को लाल किताब को अच्छी तरह नहीं आता या पूरी ग्रामर नहीं पढ़ी उन्होंने। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1952 किताब पढ़ी है और उसके थ्रू प्रेडिक्शंस करते रहे हैं। वो 1952 अच्छी तरह रटी है और वो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, रेमेडीज़ दे रहे हैं। लाल किताब एट लास्ट कुछ चीज़ें तो आपकी, जब आप रेमेडीज़ कर रहे हो या फिर जब आप एक प्लैनेट को देख रहे हो, तो वो आपकी जो रूल है, वो अप्लाई होगा ही होगा। और 90% लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर्स 9-10 रेमेडीज़ देते हैं। इसलिए देते हैं कि किसी ना किसी से तो ठीक होगा ही होगा। 9 के 9 ग्रह की रेमेडीज़ दे दो। क्योंकि लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर को, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स को ये नहीं पता कि प्लैनेट खराब कौन-सा है। क्या अष्टम भाव का मंगल है वो खराब होगा? क्या अष्टम भाव का शनि है वो खराब होगा? क्या लगन का सूर्य है वो अच्छा होगा? क्या सप्तम का शनि है वो अच्छा होगा? तो कुछ नहीं समझ आता और बस रेमेडीज दे रहे हैं। तो ये चीज हमें नहीं करनी। शर्त राहु केतु की 7वें तोड़ी, वर्षफल में राहु केतु 7वें घर में नहीं होंगे, या हो भी सकते हैं बट नहीं भी हो सकते हैं। तो वो शर्त जो राहु केतु 7वें की थी, वो टूट चुकी है अकॉर्डिंग टू लाल किताब। जन्म राशि भी मिटवा दी, मतलब जो भी आपकी जन्म राशि थी वो भी चेंज हो गई। चंद्र जिस राशि में थे, अब वो उसी राशि में थोड़ी रहेंगे, अब तो वो घर के हिसाब से रहेंगे। तो जन्म राशि भी हटा दी, जन्म लगन भी हटा दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। लगन एक का अंक लेकर, एक अंक मतलब मेष राशि को लगन में गिनकर 12 पक्के घर बना दिए। ना 27 नक्षत्र समझाए, ना कोई पंचांग गिनते। बुला राशि 12 को सिर्फ पक्के घर 12 आखिरी लिखकर ग्रह 9 से किस्मत बता दी गई। 27 नक्षत्र को भुला दिया गया है, छुड़ा दिया गया है। पंचांग को छोड़ चुके हैं कि पंचांग नहीं देखना है, 27 नक्षत्र नहीं चेक करने हैं, राशियों को छोड़ दिया है। सिर्फ अपने पक्के घर को अहमियत दी है और उसी हिसाब से बात की गई। बट इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन जो है वो ये है, अभी हम ये सारी चीजें भूल रहे हैं, बट एट लास्ट जब हमारी ज्योतिष कंप्लीट हो जाएगी तब इसे 27 नक्षत्र को हम इंक्लूड करेंगे, राशिस को हम इंक्लूड करेंगे और बाकी अन्य चीजों को भी इंक्लूड करेंगे। तो अभी तो हमने बात की कि लाल किताब के श्लोक के बारे में। अब हम बात करते हैं द प्लैनेट स्टोरी के बारे में। तो ये जो प्लैनेट स्टोरी है थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लाल किताब ऐसा कहती है कि जुपिटर जो है वो दादा है, सूर्य जो है वो बृहस्पति देव के पुत्र है। इन रियल मैथोलॉजी ऐसा कुछ नहीं है। अंगिरा ऋषि के पुत्र थे बृहस्पति देव, कश्यप ऋषि के पुत्र थे, कश्यप ऋषि के पुत्र थे सूर्यदेव। तो ये चीज जरूर याद रखें। तो लाल किताब में मैं जो बोल रहा हूं उसको माइथोलॉजी से डायरेक्ट लिंक मत करना, तो आपको सब लोग मूर्ख बोलेंगे अगर आपने डायरेक्ट लिंक कर दिया। तो बृहस्पति देव के जो फादर थे वो अंगिरा ऋषि थे और सूर्य देव के जो फादर थे वो कश्यप ऋषि थे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी कुंडली में ग्रैंड फादर कह रहे हैं, वो है हमारे जुपिटर। जुपिटर इज ग्रैंड फादर। जो ग्रैंड फादर के सन है, मतलब फादर, वो कौन है? वो है हमारे सूर्यदेव। और सूर्यदेव के अनप्लैंड चाइल्ड कौन है? शनिदेव, जो कि हमारे सन कहा गया। तो एक बात हमेशा याद रखें कि दादे को पोता जो है वो बहुत अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू, अभी हम ये सिर्फ और सिर्फ
प्लैनेट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये बात याद रखें। इसमें हमारी मैथोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली इट्स नॉट राइट, बट वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लैनेट्स एंड देयर स्टोरीज एंड थ्योरीज। तो ग्रैंडफादर जो दादा है उसको पोता हमेशा प्यारा होता है। तो जो जुपिटर है, जुपिटर हैज अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद सैटर्न, शनि के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। सूर्य देव की अपने पिता के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप। सूर्य देव लव्स हिज फादर, शनि डजंट लव हिज फादर, शनि डजंट लव हिज फादर एंड सूर्य देव ऑल्सो डोंट लव शनि। ओके, दिस इज द मेजर influence of these three planets. Shani loves Jupiter, Jupiter loves Shani, Jupiter loves Surya, Surya loves Jupiter, but Surya doesn't love Shani and Shani doesn't love Surya. ये एक पॉइंट हो गया अभी। फिर आते हैं हम मून पर। तो मून रिप्रेजेंट्स मदर, माता। चंद्रदेव जुपिटर देव के पास शिक्षा लेने जाते थे। ये एक स्टोरी मैंने पहले भी बताई है कि चंद्रदेव जुपिटर के पास शिक्षा लेने जाते थे। गुरुदेव शिक्षा देते थे चंद्रदेव को लेके। चंद्रदेव को बृहस्पति देव की पत्नी माँ तारा पसंद आ गई। चंद्रदेव ने माँ तारा का अपहरण किया एंड चंद्रदेव और माँ तारा के संभोग से बुधदेव का जन्म हुआ। तो जुपिटर डजंट लाइक बुधदेव। अब यहां 3 और प्लैनेट्स के बारे में बात करना। वो फर्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर, मून एंड बुध। उन तीनों की हमने रिलेशन समझा, जुपिटर, सन एंड सैटर्न। अब हम समझ रहे हैं जुपिटर, मून एंड मरकरी। तो जुपिटर को चंद्रदेव अच्छे नहीं लगते। जुपिटर को चंद्रदेव अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं अच्छे लगते? एक नॉर्मल बात है, कोई व्यक्ति मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो मैं उस व्यक्ति को कैसे माफ कर दूं? हालांकि हर ज्योतिष में लिखा गया है जुपिटर एंड मून आर फ्रेंड्स, बट माइथोलॉजिकली कुछ चीज होती है। और अगर ये बात हमारे ग्रंथों में लिखी है तो मैं कैसे बोल दूं कि जुपिटर और मून आपस में मित्र हैं? तो जुपिटर एंड मून बोथ आर न्यूट्रल टू ईच अदर। जुपिटर को चंद्रदेव अच्छे नहीं लगते, चंद्रदेव को जुपिटर अच्छे नहीं लगते। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जुपिटर किसी देवता से शत्रुता नहीं करते और चंद्रदेव एक देवता है। तो इसलिए जुपिटर मून से शत्रुता करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है। बस आप ये समझे। अब जुपिटर बुध को तो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे क्योंकि एक तरह से ये एक नाजायज औलाद है। तो बुधदेव जुपिटर, मतलब जुपिटर इज एन एनिमी ऑफ बुधदेव। जुपिटर को बुधदेव बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन बुधदेव को तो पसंद है जुपिटर। बुधदेव तो कहते हैं कि मेरे पिता हैं जुपिटर, क्योंकि माता तो माँ तारा है। तो माँ तारा के पिता जो हैं वो जुपिटर हैं। तो बुधदेव की नजरों में तो जुपिटर पिता है, लेकिन पिता पुत्र को मानते नहीं है। अब ये एक ट्विस्ट आता है यहाँ कि बुध तो मित्रता करते हैं जुपिटर से, पर जुपिटर मित्रता नहीं करते हैं बुध से। और ना जुपिटर मित्रता करते हैं चंद्र से, ना बुध मित्रता करते हैं चंद्र से, क्योंकि बुध देव को पता है कि मेरी अगर जुपिटर के साथ नहीं बन रही है तो उसका कारण कौन है? बुध, सॉरी चंद्र। क्योंकि चंद्र ने एक अपराध किया है जिसकी सजा बुध को पूरी जिंदगी भुगतने को मिली। ये इन तीनों के बीच में एक संबंध था। अब सूर्य देव जो है वो देवताओं के राजा हैं, शुक्र देव जो है वो राक्षसों के राजा हैं। तो सूर्य देव और शुक्र देव के बीच में
अगर बन जाती है तो राक्षस और देवता तो एक दूसरे के फ्रेंड्स हो जाएंगे। तो सूर्य और शुक्र देव आपस में कभी भी एक दूसरे से नहीं बना सकते। तो सूर्य देव शत्रुता करते हैं शुक्र देव से और शुक्र देव शत्रुता करते हैं सूर्य देव से। सूर्य देव शनि देव से भी शत्रुता करते हैं और राहु देव से शत्रुता इसलिए करते हैं क्योंकि राहु देव सूर्य देव को ग्रहण लगा देते हैं। चंद्रदेव के बारे में बात करते हैं तो चंद्रदेव को ग्रहण जो लगाते हैं वो केतु देव लगाते हैं। चंद्रदेव केतु देव ये वो प्लैनेट हैं जो बृहस्पति देव के पास शिक्षा लेने जाते थे। तो जब चंद्रदेव ने माँ तारा का अपहरण किया था तो केतु देव ने ही बताया था कि चंद्रदेव ने माँ तारा का अपहरण किया है। तो भी केतु देव को चंद्रदेव अच्छे नहीं लगते और चंद्रदेव को केतु देव अच्छे नहीं लगते। ओके। चंद्रदेव के चंद्रदेव बुध देव से शत्रुता नहीं करते। पिता जो है वो अपने बेटे से कोई वैर नहीं रखता, लेकिन बेटे को पता है कि मेरी पूरी जिंदगी खराब हुई है इस पिता के कारण, तो बेटा पूरी जिंदगी वैर रखता है पिता के साथ। तो बुध डजंट लाइक मून बट मून लव्स बुध। अब मंगल देव की बात करें तो मंगल देव है सेनापति ऑफ देवता टीम। राक्षसों की टीम में अब जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो शनि हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो, मंगल को उनमें से कोई भी प्लैनेट अच्छा नहीं लगता। प्लस बुध देव भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि बुध देव नाजायज संतान है, ये सभी को पता है। तो मंगल देव किसी ऐसे व्यक्ति को तो एटलीस्ट अपने पास नहीं आने देंगे जिसकी बैकग्राउंड खराब है, पहली बात। दूसरी बात, बुध देव अभी बच्चे हैं और बुध देव लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। मंगल देव लड़ाई झगड़ा करते हैं, सेनापति है, तो वो किसी बच्चे के साथ तो नहीं खेलेंगे। तो ये एक कंडीशन आती है कि बुध देव डजंट लव मंगल देव एंड मंगल देव डजंट लव बुध देव। और शनि देव को हम लाल किताब में मियाँ बीबी बोल देते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। तो सैटर्न इज हस्बैंड एंड वीनस इज वाइफ। तो सूर्य देव तो दोनों इन मियाँ बीबी से ही झगड़ते हैं। और लाल किताब में ये कहती है कि शनि देव अगर सूर्य देव की बात नहीं सुनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इस बीवी का रोल है। इस बीवी ने फूट पड़वाई है पिता और पुत्र के बीच, और पिता और पुत्र के झगड़े में कई बार यह भी कहा जाता है कि इस बीवी को बहुत खरी खोटी सुनाई जाती है। तो सूर्य एंड सैटर्न जब भी इज इन कंजंक्शन और दे हैव एस्पेक्ट टू ईच अदर, तो हमारे शुक्र देव खराब होने वाले हैं जब भी सूर्य देव शनि देव को देखेंगे। सूर्य देव जब भी शनि देव को देखेंगे तभी ऐसा होने वाला, एल्स इट विल नॉट वर्क। लाल किताब में हम एक और चीज बोलते हैं कि शनि कुंडली में कुछ भी नहीं करता। शनि के हाथ हैं राहु और पैर हैं केतु। शनि देव को कुछ भी करना होता है तो वो इस राहु केतु से करवाते हैं। तो राहु केतु दो एजेंट हैं शनि के। शनि को कुछ भी करना होता है तो वो राहु केतु की मदद से ही सब कुछ करते हैं। केतु ने बताया था कि चंद्रदेव ने माँ तारा का अपहरण किया है, तो केतु इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ जुपिटर। केतु इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ जुपिटर। केतु इज ऑल्सो द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ सन। ये दोनों चीजें याद रखें। राहु को कोई पसंद नहीं करता। फिर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं शुक्र देव बुध देव। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इन दोनों के बीच में माँ और बेटे का संबंध है, माँ या माँ और बेटी का संबंध बोल लीजिए। शुक्र देव बुध देव के बिना नहीं रह सकते, बुध देव शुक्र देव के बिना नहीं रह सकते। ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। बुध देव राहु देव को पसंद करते हैं बट केतु देव को पसंद नहीं करते।
बुधदेव राहुदेव को पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि राहुदेव के पास दिमाग है और बुधदेव ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बुधदेव दिमाग वाले व्यक्ति के साथ तो रह सकते हैं, पर ऐसे व्यक्ति के पास नहीं रह सकते जिसके पास दिमाग ना हो। तो बुधदेव को केतुदेव पसंद नहीं है, राहुदेव पसंद है। और शुक्रदेव जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारी सेक्स लाइफ, तो शुक्रदेव को केतुदेव पसंद है बिकॉज केतुदेव ऑल्सो रिप्रेजेंट आवर सेक्स लाइफ। तो शुक्रदेव एंड केतुदेव दोनों एक चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों को पसंद है, पर इनको उस चीज में राहुदेव पसंद नहीं है। राहुदेव कम्स ब्लॉकेज इन ऑल आर सिक्स ऑर्गन्स। तो राहुदेव शुक्रदेव को पसंद नहीं है। तो ये एक और फ्रेंड्स एंड एनिमीज का एक पॉइंट आता है। तो आशा करते हैं कि आपको फ्रेंड्स एंड एनिमीज तो समझ आए होंगे अच्छी तरह, और अगर आपको फ्रेंड्स एंड एनिमीज में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन अगर देख रहे हैं तो वेबसाइट पर मैसेज कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अब हम एक स्क्रीन शेयर कर देते हैं आपके साथ, जिसमें आपको थोड़ा आसानी रहेगी इस पर्टिकुलर चीज को समझने में। अब हम समझते हैं इस चार्ट को। ये चार्ट आपको पीडीएफ में भी मिलेगा और आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हर ज्योतिष में लिखा जाता है सम, मित्र और शत्रु, लेकिन आज तक हमें नहीं पता चला कि सम का मतलब क्या है। ये सम डजंट मीन्स न्यूट्रल, इसका मतलब न्यूट्रल नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक एग्जांपल से समझते हैं। कुछ लोग जो मुझे पसंद हैं वो मेरे मित्र हैं, कुछ लोग जो मेरे शत्रु हैं वो वाकई में मेरे शत्रु हैं। फिर उनकी पावर ऊपर है, नीचे है, स्टैंडर्ड कोई भी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिनको मैं शायद पसंद भी करता हूँ, शायद मैं उनसे शत्रुता भी करता हूँ, लेकिन हम उनके साथ ज्यादा बातचीत नहीं करते, या उनके अंदर उतनी ही ताकत है जितनी ताकत मेरे अंदर है। जैसे चंद्र के जो सम है वो लिखे गए हैं शनि, शुक्र, मंगल, गुरु। तो क्या चंद्र मंगल से मित्रता नहीं करता? बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। चंद्र मंगल से मित्रता नहीं करता, ऐसा नहीं है। और चंद्र ने गुरु को भी सम में रखा है, जबकि गुरु ने चंद्र को मित्र में रखा है। और ये लाल किताब में ऐसे ही लिखे जाते हैं, मैं वही पढ़ा रहा हूं आपको। अपना अगर मुझे कुछ देना होगा तो वो मैं बाद में आपको बता दूंगा कि हम कैसे मित्र शत्रुता डील करते हैं, क्योंकि मैंने जुपिटर के न्यूट्रल में बताया गया है चंद्र को कि जुपिटर डजंट लव मून एंड मून डजंट लव जुपिटर। फिर आगे चलते हैं तो मंगल शनि देव को सम मान रहे हैं, शुक्र देव को सम मान रहे हैं, शुक्र देव को भी सम मान रहे हैं, जिसको मंगल देव शत्रु ही मानते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इस जगह में। अगर आप शुक्र देव की बात करें तो मंगल देव को सम मान रहे हैं, गुरु को सम मान रहे हैं। अगर ये न्यूट्रल वाली बात होती तो कभी भी चंद्र देव मंगल देव या जुपिटर देव को न्यूट्रल तो ना मानते। और अगर किसी और एग्जांपल से समझें तो कभी भी शनि देव केतु देव को सम तो ना मानते, राहु देव जुपिटर को सम तो ना मानते, और चंद्रदेव को सम तो नहीं मानते। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि हमें जानने बहुत जरूरी है। तो ये पूरी की पूरी जैसे मैंने लिखा है ऐसे आप याद कर लें, और बाकी जो इनसे अच्छी और बुरी चीजें हैं वो हम धीरे धीरे बात करेंगे। एक्सेस एक क्लास में पढ़ना समझ में नहीं आता तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ते हैं आज के लिए। आशा करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।